गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से मुलाकात हुई आप तमाम दोस्तों के साथ एक नई सी वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम एक नए से टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो टॉपिक जेके एसएसबी या एसएससी की तरफ से कोई भी लिए जाने वाला एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी मुफीद है, फ़ायदेमंद है। और क्योंकि किसी भी संस्था के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम के सिलेबस में इस सब्जेक्ट की अहम भूमिका होती है। चूँकि है ही इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 4th क्लास की जॉब से लेकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS तक के एग्ज़ाम में अच्छी वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। अब अगर बात की जाए UPSC की, तो ज्योग्राफी के रिलेटेड अगर बात की जाए UPSC के द्वारा, तो इसमें काफ़ी डीप पूछा जाता है। तो लेकिन जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें उतना डीप हमने इस चीज़ को लेकर नहीं जाना है, बल्कि ऊपर ऊपर से ही हमने इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। बस आपने इस वीडियो के साथ बने रहना है। जेके एसएसबी की तरफ से, चाहे वो जेके कांस्टेबल की बात की जाए, जेके PSC की बात की जाए, या होने वाले एग्ज़ाम जो हैं जिनका फिज़िकल इंड्योरेंस टेस्ट सितंबर में होने जा रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट्री का हो या वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो, उस तमाम 2 पोस्टों के लिए ये बहुत मुफीद और कारआमद है। और अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं ये समझाने का प्रयास यहाँ पे करूँगा आप तमाम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, ताकि आप तमाम लोग इस चैप्टर के ऊपर अच्छी कमांड बनाकर एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें हम फिज़िकल ज्योग्राफी जो है आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी पहली वीडियो जो है मैं आप तमाम दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूं। बस अब आप तमाम दोस्तों से गुजारिश यही रहेगी कि जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज इस टॉपिक, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बच्चों, हर एक बच्चे के लिए ये भी इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि मैथ की तरह नहीं है, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों को मैथ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसमें वैसा नहीं है। या तो हिस्ट्री में, क्योंकि कहा जाता है कि हिस्ट्री एक भूलने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी हर एक बच्चे के लिए इंटरेस्टेड रहता है। तो इस में हम, क्योंकि ग्राफिकली भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे एंड पे मैंने आपके लिए कुछ इंडियन ग्राफ, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और किस हेमिस्फीयर में वाक़ा है, किस लैटीट्यूड कितने डिग्री पे ये जो है, इसका नॉर्थर्न पॉइंट, सॉदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये अंत तक मैं आपको ग्राफिकली ये तमाम चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा एंड पे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी कंट्री कहा जाता है, इसका जो नाम है वो हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, और आर्यवर्ता भी है। आर्यन के द्वारा जो नाम जो है दिया गया है। द वर्ड इंडिया मीन्स द लैंड ऑफ इंडियाज इन ग्रीक लिटरेचर। ग्रीक लिटरेचर कहा जाता है कि ये लैंड ऑफ इंडियाज है। इट रेफर्स टू द नेम ऑफ रिवर। ये एक रिवर के नाम पे, जिसका नाम है इंडस, जो लद्दाख के अंदर बहता है। हमारा जो इंडिया, इसके नॉर्थन साइड पे बहता है। पीपल लिविंग नियर इंडस, यानी कि जो लोग जो है हमारे इंडस के आस पास रहते थे, उनको लेटिन में इंडोज कहते थे।
और आर द रीजन अराउंड द इंडस, या इंडस के दरिया के आसपास जो रीजन्स हुआ करते थे उसको इंडोस कहा जाता था, और लोगों को भी जो वहाँ पे रहते थे उस दौर के अंदर तो उनको भी इंडोज कहा जाने लगा। बट द ग्रीक एंड द पर्शियन एक्सटेंडेड द नेम सिंधु लैंड ऑफ हिंदूज। लेकिन ग्रीक और पर्शियन लोग जो हैं इसको, इस नाम को थोड़ा एक्सटेंड करके बोलते हैं, लंबा करके बोलते हैं और ज़्यादा डीप करके बोलते हैं। सिंधु मीन्स लैंड ऑफ हिंदूज इन अदर वेस्ट एशियन लैंग्वेजेस टू इंक्लूड ऑल द कंट्रीज ईस्ट ऑफ इंडस, यानी ईस्ट ऑफ इंडस, यानी इंडियन इंडस रिवर के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न एशियन लैंग्वेज के अंदर। द टर्म हिंदू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, और ये हिंदू जो है लफ्ज़ निकाला गया है सिंधु से। ए पर्शियन प्रोनाउंस एस एस एच, क्योंकि पर्शियन में एस को प्रोनाउंस किया जाता है एच, एंड दस दे आर कॉल्ड एज सिंधु एज हिंदू, और फिर सिंधु को वो हिंदू कहने लगे। इस तरीके से जो है हिंदुस्तान शब्द जो है निकला है। लैंड टू द ईस्ट ऑफ सिंधु इज़ कॉल्ड हिंदुस्तान, और जो ज़मीन है इसके मशरिक में, यानी सिंधु के मशरिक में, सिंध के मशरिक में उसको कहा जाता है हिंदुस्तान। इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेज इज़ पॉपुलरली नोन एज इंडिया, और आमतौर पर जो यूरोपियन की ज़बानें थी, यूरोप की ज़बानें थी, आमतौर पर उसमें कहा जाता है सीधे इंडिया कहा जाता है। द नेम आर्यावर्त रेफर्स टू द लैंड ऑफ आर्यान्स, और आर्यावर्ता जो है इसको कहा जाता है कि ये ज़मीन है आर्यान की, द लैंड ऑफ आर्यान्स। इस तरीके से हम बहुत अच्छे सहजता से समझाने की कोशिश करूँगा मैं, आप बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन आज में एट प्रेजेंट इंडिया एंड भारत आर constitutionally recognized, although हिंदुस्तान is also common in usage, और हिंदुस्तान भी आमतौर पर आज जो है इस नाम से भी जो है देखा जाता है, पढ़ा जाता है। उसके बाद इंडिया जोग्राफिकल यूनिट, यानी इसकी जोग्राफिकल यूनिट्स क्या हैं, किस जगह पे लोकेटेड है, कि किस हेमिस्फीयर में है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, इसका लैटिट्यूड क्या है, ये कितने डिग्री पे जो है वाक़ा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। कहते हैं इंडिया इज़ लोकेटेड लॉन्गिट्यूडनली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूडनली इन द लैटिट्यूडनली, यानी कि इंडिया लैटिट्यूडनली जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और लॉन्गिट्यूडनली अगर देखा जाए वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो बीच वाली जो रेखा है, एक तो इक्वेटर है और दूसरा जो है प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन। एक जो है लैटिट्यूड है, एक है लॉन्गिट्यूड, और बहुत सारे लैटिट्यूड्स बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़े लैटिट्यूड को कहा जाता है इक्वेटर, और प्राइम मेरिडियन कहा जाता है सबसे बड़े लॉन्गिट्यूड को अगर ज़मीन के बीच से खींचा जाता है। लेकिन अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात की जाए तो हमारा हिंदुस्तान जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। तो ये चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान, इंडिया जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसका सही आंसर है लैटिट्यूडनली जो है अगर देखा जाए तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, अगर लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि ग्लोब के अगर आप पहले दो हिस्से करोगे इक्वेटर के ज़रिए से, मीन्स लॉन्गिट्यूडनली अगर दो हिस्से करोगे तो ये ऊपर आता है, ऊपर नॉर्थ है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्थन के पूरे है, नॉर्थन में नहीं है बल्कि नॉर्थन के एक छोटे हिस्से में है, एक हेमिस्फीयर में। ठीक है, क्योंकि अगर दो हेमिस्फीयर तो वही कहेंगे हम कि ग्लोब जो है गोल शक्ल है। ठीक है, इसके जब हम दो हिस्से करेंगे, एक नॉर्थ आएगा एक साउथ आएगा, लेकिन जब हम लैटिट्यूडनली बात करते हैं तो ये ऊपर वाले हिस्से में आता है, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और अगर लॉन्गिट्यूडनली अगर बात की जाए, मतलब प्राइम मेरिडियन के ज़रिए से, प्राइम मेरिडियन के द्वारा अगर इस ग्लोब को दो हिस्सों में काटा जाए तो एक ईस्टर्न पार्ट आता है, एक साउथ, एक वेस्टर्न पार्ट आता है। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया है, ये कहाँ पे वाक़ा है, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मीन्स वो भी क्या, लैटिट्यूड्स। क्योंकि लैटिट्यूड्स यहाँ पे क्यों है दोनों जगह पे नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू
30, इस चीज़ को आपने समझना है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों नॉर्थ है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्योंकि लैटिट्यूड से अगर बात की जाए तो ये इसका जो सॉदर्न पॉइंट है वो भी नॉर्थ में आता है, और जो ऊपर नॉर्दर्न पॉइंट है वो भी नॉर्थ में आता है। और सॉदर्न जो पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो 7 डिग्री 6 मिनट है, तो साउथ में है। लेकिन लैटिट्यूड्स से अगर इसको नापा जाए तो ये दोनों पॉइंट्स नॉर्थ में आते हैं। और एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ये ईस्ट है टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये दोनों ईस्ट है। लेकिन क्या लॉन्गिट्यूड्स इसके क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी ईस्ट में किसके आता है? लॉन्गिट्यूड्स के। और जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट है वो भी आता है ईस्ट में। लॉन्गिट्यूड से अगर देखा जाए वो दोनों पॉइंट्स, चाहे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है चाहे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो दोनों जो है ईस्ट में ही आते हैं। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आपने थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को, हम मैप के ज़रिए से भी यहाँ पे समझने की का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझाऊंगा मैं। देखो ये है, यहाँ पे पहले हम 8 डिग्री जो है और 4 मिनट। देखो अगर यहाँ बात इंडियन ओशन है नीचे, और इसके नीचे से एक रेखा गुजरती है, जिसको कहा जाता है इक्वेटर, और आमतौर पर लैटिट्यूड्स भी कहते हैं उसको। क्योंकि लैटिट्यूड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ग्लोब के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स है ग्लोब के अंदर, हमारे इंडियन इसमें अर्थ के मैप के अंदर, उसको कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर से अगर इसको नापा जाए ऊपर कितना दूर है, देखो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में ही आता है। और अगर ऊपर बात की जाए 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी नॉर्थ में आता है। इसलिए यहाँ लिखा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आएगी मैप के जरिए से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड से ये दोनों पॉइंट ईस्ट की तरफ है ना। जो 68 यहाँ पे, इससे इस साइड, इसके वेस्ट में, यानी 68.7 मिनट इसके वेस्ट में जो है लॉन्गिट्यूड जो है गुजरता है। और उससे ये कितना दूर है? इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। क्यों? इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात के अंदर, वो 68 डिग्री 7 मिनट। लेकिन कहाँ से हम नापते हैं? लॉन्गिट्यूड से। तो लॉन्गिट्यूड से ये पॉइंट कहाँ की तरफ है? ईस्ट की तरफ। इसलिए इसको लिखा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। और कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये आपको समझ आए, कभी तो जो है यहाँ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे आपने वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर बात की जाए, गोहरमोटी जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे अगर बात, कन्याकुमारी जो है कोप कैमोरिन जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड है, मेनलैंड। और अगर यहाँ पे इंडोमार का, क्योंकि इंडोमार निकोबार भी हमारी एक आइलैंड स्टेट है, तो यहाँ पे अभी यूटी है ये, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ, यह सच में असल में ये सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये यहाँ पे 6 डिग्री जो है 4 मिनट नॉर्थ में है। लेकिन अगर मेनलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे कैप कैमोरिन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैप के ज़रिए से आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आते हैं फिर हम। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हमने एक और रेखा के ऊपर बात करनी है जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड से हम देखते हैं फिर से ये चीज़ मैं आपको मैप के अंदर दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के अंदर ये वाली रेखा जो है, ये आप देखते हो, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। देखो ईस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ जाती है, इसके मैप के बिल्कुल बीचों बीच से काटते हुए नीचे की तरफ जाती है। और इसको नापा जाता है कहाँ से? इसके वेस्ट से जो प्राइम मेरिडियन गुजरता है, इसके वेस्ट से जो प्राइम मेरिडियन गुजरता है उससे इसको नापा जाता है। तो जब इससे आप इसको नापोगे तो यहाँ जो ये पॉइंट आएगा ये जब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, मीन्स लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में, इसलिए यहाँ पे भी इसको ईस्ट लिखा जाता है जो 82.5 डिग्री है। अब ये 82.5 डिग्री है क्या भला? इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे ऊपर। यहाँ पे ये है क्या चीज़, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू almost through the midway of the country and it considered the standard meridian of the country.
स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री। और ये गुजरता का मिर्ज़ापुर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कंट्री है वो कितने डिग्री पे है, तो ये एक क्वेश्चन। दूसरा 82.5 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन है, ये कहाँ से गुजरता है, तो इट पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद, प्रयागराज यूपी से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से ये गुजरता है। ये है क्या, ये एक टाइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन भी कहा जाता है इसको, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। क्योंकि अगर बात की जाए ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स के बारे में, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो फर्क रहता है वो 2 घंटे का रहता है। क्यों, क्योंकि सूरज जो है निकलता है ईस्ट से। इसको आप इस चीज़ को आपने समझना है, ईस्ट से जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले सूरज तुलू कहाँ पे होता है, जापान के अंदर, जिसको सनराइज भी कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, हमारे इंडिया की बात की जाए, तो सबसे पहले तुलू कहाँ पे होता है सूरज, तो सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले वहां पे तुलू होता है सूरज, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता है। और जब ये पहुंचता है हमारे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे जो हमारी स्टेट है गुजरात की, तो वहां तक पहुंचने के लिए इसको 2 घंटे का समय लगता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब धूप जो है सुबह जो है पड़ती है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो वही धूप हमारे गुजरात के अंदर 2 घंटे के बाद पड़ती है, 2 घंटे के बाद पड़ती है। मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सुबह सूरज निकलता है, तो 2 घंटे के बाद गुजरात मतलब 8 बजे जो है सूरज जो है निकलेगा हमारे गुजरात के अंदर, हमारी स्टेट गुजरात के अंदर। ठीक है, समझ गए इस बात को आप? क्यों? क्योंकि सूरज जो है ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है, ग्रूब हो जाता है, सनसेट हो जाता है। सनराइज ईस्ट से होता है, सनसेट वेस्ट में हो जाता है। इस चीज को खत्म करने के लिए, इस 2 घंटे के फर्क को खत्म करने के लिए हमारे ज्योग्राफर्स ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है खींचा है, जो हमारी कंट्री के बीचों बीच से गुजरता है। और बीचों बीच से गुजरता कहां से है? मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज से, जो यूपी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। समझ गए आप इस चीज को? ये आसानी तरीके से मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप समझ गए होंगे अब। इट इज 5 hours 30 minutes ahead of the ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको GMT कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब यह है कि वो रेखा, वो लाइन जो कहां से गुजरती है, जो हमारे प्राइम मेरिडियन से गुजरती है। मतलब उससे जो है हमारा हिंदुस्तान, हमारी जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री है, ये उससे मतलब ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। मींस हमारे हिंदुस्तान पे जब धूप पड़ती है, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज पे जब धूप पड़ती है, तो उसके बाद जब धूप पड़नी होगी कहाँ पे? जहाँ से हमारा लॉन्गिट्यूड गुजरता है, प्राइम मेरिडियन जहाँ से गुजरता है, वहाँ धूप कब पड़ती है? 5 घंटे और 30 मिनट के बाद, 5 घंटे और 30 मिनट के बाद। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में 8 बजे धूप पड़ती है, सूरज निकलता है, आप बताओ जी ग्रीनविच जो है या प्राइम मेरिडियन पे, या कोई कंट्री का नाम वहां पे दिया जा सकता है कि लंदन से गुजरता है ये, तो आप बताओ जी उस वक्त जो है वहां पे धूप किस वक्त पड़ेगी? अगर 8 बजे यहां पड़ती है तो 1 बज जाएंगे, 8 5 जो होता 13, क्योंकि 1 के बराबर आएगा वो, और 1:30 पे वहां पे धूप पड़ेगी। तो ये फर्क आता है इसकी वजह से। तो इस फर्क को हिंदुस्तान में काम करने के लिए ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री खींचा गया है। अगर ये ना होता तो कुछ हिस्से 2 घंटे आगे होंगे और कुछ हिस्से 2 घंटे पीछे होंगे, तो टाइम में काफ़ी फ़र्क आएगा, हमारा फ्लाइट्स में काफ़ी फ़र्क आएगा। ये चीज़
इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये स्टैंडर्ड मरीडियन ऑफ द कंट्री को खींचा गया है, जो मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी से गुजरता है। विच इज़, यहाँ पे ये भी चीज़ लिखी, विच इज़ टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज IST, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया को कहा जाता है यही मरीडियन ऑफ द कंट्री, IST भी कहा जाता है। ये चीज़ समझिए। उसके बाद एक और रेखा गुजरती है हमारे हिंदुस्तान से, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो गुजरती कहाँ से है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये भी नॉर्थ से गुजरती है, तो इसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं मैप के अंदर। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई होगी, देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो यहाँ पे लिखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो यहाँ से गुजरती है, ये गुजरात से एंटर होती है और यहाँ से निकल जाती है, तो इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इन तमाम चीज़ों को कहाँ से नापा जाता है, इक्वेटर से नापा जाता है, ये जो 0 डिग्री पे, तो ये जो ऊपर की तरफ है और तभी इसको नॉर्थ लिखा गया है, क्योंकि इक्वेटर से इस चीज़ को हमने नापना, ठीक है। ये चीज़ इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पास थ्रू ऑलमोस्ट मिड ऑफ द कंट्री, डिवाइड इनटू द ऑलमोस्ट इक्वल हाल्स, यानी हमारे हिंदुस्तान मुल्क को ये 2 बराबर हिस्सों में काटती है, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये पास कहाँ से होते हैं, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आप बताओ नीचे देवे स्टेट्स में से किस किस स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है, और ये भी लिखा होगा किस स्टेट से पास नहीं होती है। तो 3 जो है ऑप्शन ऐसे होंगे जिससे पास होती है, और एक ऑप्शन जो है ऐसा होगा जिससे कि स्टेट से पास नहीं होती है, तो वहाँ पे आपने सही करेक्ट आंसर करना होगा। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब गुजरात से एंटर होता है, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो हमारी गुजरात है वहाँ से एंटर होता है, फिर राजस्थान में जाता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इसकी लास्ट स्टेट है हमारे हिंदुस्तान की, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इन तमाम, क्योंकि 8 स्टेट से गुजरता है। यहाँ पे गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट से गुजरता है। सॉरी, ये जो है 9 स्टेट से गुजरता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये 9 स्टेट से गुजरता है। तो सबसे पहले स्टेट कौन सी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हाँ नहीं वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स, हाँ मैं बिल्कुल सही था पहले, क्योंकि 8 स्टेट से गुजरता है। और सबसे पहले स्टेट कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चीज़ आपने याद रखनी। द लेंथ ऑफ द इंडियन मेनलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी चीज़ आपने लेंथ के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि एक आम सा क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है JKSSB की तरफ से कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन जो है हमारे हिंदुस्तान की कितनी किलोमीटर में कितनी है, तो वो है 32,214 या 3214 किलोमीटर। एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट की अगर एक्सटेंशन देखनी है वो 2933 किलोमीटर। दस इंडिया इज क्वाड एंगुलर इन शेप। क्यों? क्योंकि इसमें जो नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है, लगभग ये उतना अंतर नहीं है, इसके एक्सटेंशन में उतना अंतर नहीं है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल आर द 2 ब्रांचेस ऑफ द इंडियन ओशन की आप 2 ब्रांच, क्योंकि इस हिंदुस्तान की अगर बात की जाए इसके बिल्कुल साउथ में इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन में 2 ब्रांचेस है, एक है अरेबियन सी और है बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है ईस्टर्न साइड है, हिंदुस्तान की ईस्टर्न साइड में है, और अगर अरेबियन सी की बात की जाए ये वेस्टर्न साइड पे है, हिंदुस्तान के वेस्टर्न साइड में, गुजरात के उस तरफ, गुजरात के वेस्ट में है अरेबियन सी। और बे ऑफ बंगाल जो है ये उड़ीसा वाली जो स्टेट है, ये इसका कहते हैं बे ऑफ बंगाल वाली जो ये कहते हैं बंगाल वाली जो स्टेट, वेस्ट बंगाल वाली स्टेट है, उसके बिल्कुल कहाँ पे है, साउथ में है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इंडियन ओशन फॉर्म द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया रेस्पेक्टिवली। पेनिनसुलर इंडिया मीन्स ये पेनिनसुला जो है वो जगह होती है जो 3 तरफ से घिरा हुआ होता है पानी से, इसलिए क्योंकि वेस्टर्न साइड पे जो है इंडियन ओशन है, ईस्टर्न कोस्टल साइड पे जो है वो बे ऑफ बंगाल है, और उसके सौदर्न साइड पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे इंडियन ओशन है, तभी ये इसको कहा जाता है पेनिनसुलर शेप।
गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन हैविंग सेवरल क्रेक्स। तो हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी स्टेट में जो कोस्टल लाइन पे स्टेट पड़ती है, तो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है और सबसे छोटी कोस्टल लाइन किसकी है, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा जो है किस स्टेट का वाटर से कनेक्ट होता है और सबसे छोटा हिस्सा कौन सी कोस्टल स्टेट की पानी से जो है कनेक्ट होता है, किसी भी ओशन से या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से कनेक्ट होता है। तो गुजरात आपने याद रखना है, सबसे लंबी बाउंड्री जो है ये कनेक्ट करता है किसके साथ, अरेबियन सी के साथ, मींस वाटर के साथ। द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया इज, और ज्योग्राफिकल एरिया जो है पूरे हिंदुस्तान का इस तरीके से आप याद रख सकते हो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि एरिया जो है इतना है, लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए कि कितना शेयर रहता है हमारे हिंदुस्तान का पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वह है 2.4%। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, तो ये तमाम चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। 2.4% को भी आपने याद रखना है कि इसका जो शेयर रहता है पूरे दुनिया के अंदर वह 2.4 डिग्री, और इसका जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में है वो 32,87,263 किलोमीटर। ये चीज आपने याद रखनी है। और अब अगर ज्योग्राफिकल एरिया अगर इतना है, तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इसकी रैंकिंग को भी याद रखना है आपने। तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारी जो इंडिया है, वो कितने नंबर पे, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन की हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया रैंक 7 आफ्टर किसके, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद। रशिया क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रिया, और उसके बाद हमारा हिंदुस्तान आता है, हमारी इंडिया आता है। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इज 6,100 किलोमीटर। क्योंकि फ्रंटियर यानी कि मेनलैंड जो हमारा हिंदुस्तान है, वो बाकी कंट्रीज के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो कितने किलोमीटर में करता है, वो 15,200 किलोमीटर में। और कोस्टल लाइन जो है मेनलैंड की, हम क्योंकि यहाँ पे आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तभी यहाँ पे मेनलैंड लिखा है, क्योंकि आइलैंड में अगर बात की जाए तो वहाँ पे अंडमान निकोबार भी आता है, वहाँ पे लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स भी आएंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे मेनलैंड की बात की जाए वो 6,100 किलोमीटर। उसके बाद द लेंथ ऑफ द टोटल कोस्ट लाइन अगर बात की जाए, इंक्लूडिंग यहाँ पे वो देखो यहाँ पे चीज ये लिखी है जो मैंने आपको पहले बोली, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, जो 7500 मतलब 7,516.6 किलोमीटर। हेंस द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन फ्रंटियर इज 22,716.6 किलोमीटर, क्योंकि 1500 ये और ये अगर हम मिला के करेंगे तो ये 22,716.6 किलोमीटर आता है। उसके बाद क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले ही बोली थी, सॉदर्न मोस्ट पॉइंट वो कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, जो इंडिया एंड इज द लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार, क्योंकि सॉदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड का नहीं, सॉदर्न मोस्ट पॉइंट पूरा जो है साउथ में पॉइंट कौन सा, तो उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। देन पूरा पॉइंट वाज प्रीवियसली नोन एज पैगमिलियन पॉइंट और पर्सन पॉइंट। ये भी चीज आपने याद रखनी है। इंदिरा पॉइंट का पहले जो नाम क्या था वो पैगमिलियन पॉइंट। कहां पे है ये, ग्रेट निकोबार के अंदर, ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इंडिया इज द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशन हैज बीन नेम्ड। इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है जिस इंडिया के नाम पे उसके साथ मिलने वाले ओशन का नाम रखा गया है, जिसको कहा जाता है इंडियन ओशन। ये चीज आपने याद रखनी है। इंडियन ocean holds sufficient geopolitical, geostrategic, economic and commercial relevance for India and the world. जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं, जियोस्ट्रेटेजिक चीज़ें भी होती है, इकोनॉमी भी वहाँ से चलती है, कॉमर्शियल जो रेलिवेंस है, मतलब जो वहाँ पे आना और जाना जहाज़ों का होता है, शिप्स का होता है, तो वो भी इस वजह से ये काफ़ी सफिशेंट जो है जियोपॉलिटिकल जो है वो न्यूज़ में रहता है पूरी दुनिया के अंदर और हमारे हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद अगर
हम बात करेंगे हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी इंडियन ज्योग्राफी, और वो भी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ इसके अंदर पढ़ा कि इंडिया जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया, सिंधु से हिंदू बना, उसके बाद इस तरीके से आर्यन वगैरह और ग्रीक और आमतौर पर यूरोपियन के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि यूरोपियन आमतौर पर इसको इंडिया कहते थे। उसके बाद हमने इसकी मैन लैंड के ऊपर बात की कि ये किस जगह पे जो है वो लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमने लैटीट्यूड की अगर बात की जाए तो लैटीट्यूड से ये आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो वो आता है हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद हमने इसके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसके एक्सटेंशन की बात की जाए कि कहाँ से कहाँ ये एक्सटेंड है, कितने डिग्री पे ये इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, इसके बारे में हमने बात की। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हमने बात की कि किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। उसके बाद हमने बात की जाए इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन प्राइम मेरिडियन के बारे में, जो मिर्ज़ापुर जो है प्रयागराज यूपी से गुजरता है, उसके बारे में हमने बात की। तो ये इंट्रोडक्शन में तमाम चीज़ें आती हैं ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में, इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम स्टेट के ऊपर बात करेंगे। हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो मुल्क इंडिया है, वो 28 स्टेट से मिलके बना है, और यूनियन जो 8 यूनियन टेरिटरीज यानी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज इन देयर इंडिया। द इमीडिएट नेबर, और उस अगर बात की जाए इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ की, इमीडिएट जो है नेबर जो है इन जो बाउंड्री जो है शेयर करते हैं दूसरे मुल्क के साथ, वो इंडिया के साथ जो दूसरे मुल्क बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, ये भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, और भूटान की 2 बार लिखा है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ये बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं हमारे इंडिया की वो 9 हैं, लेकिन इसमें 2 हैं जो अगर हम श्रीलंका और मालदीव्स की अगर बात की जाए हैं तो नेबरिंग, लेकिन वो बाउंड्री शेयर नहीं करते। यहाँ पे इमीडिएट नेबर की बात की है, तो इमीडिएट नेबर जो हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है जहाँ पे बाउंड्री शेयर होती है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, ये 7 कंट्रीज आती हैं। उसके बाद नेपाल शेयर बॉर्डर विद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल जो है हमारी जो कंट्री है, ईस्ट में एक कंट्री है नेपाल, वो किस किस हिंदुस्तान की स्टेट, इंडियन स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, उत्तराखंड से शेयर करती है, उत्तर प्रदेश से शेयर करती है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से शेयर करती है। और अगर भूटान की बात की जाए तो किस किस स्टेट से, इंडियन स्टेट से ये बाउंड्री को शेयर करता है, उसमें आता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगर श्रीलंका की बात की जाए, ये भी एक नेबरिंग कंट्री है जो इंडियन ओशन में मौजूद है, जो सेपरेटेड है मेन लैंड से। किसके द्वारा सेपरेटेड है, उसको कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि हमारा जो श्रीलंका है जो इंडियन ओशन में मौजूद है, जो एक कंट्री है, वो हिंदुस्तान के साथ, मेन लैंड के साथ किसके द्वारा कनेक्टेड है या किस से सेपरेटेड है, उसको कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। The state of India forming border with Pakistan और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि वो स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। क्योंकि हमने भूटान के बारे में अभी पढ़ा था, नेपाल के बारे में अभी पढ़ा, अब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी स्टेट्स हैं, जो हमारी यूटीज़ हैं, वो कौन कौन सी अपनी बाउंड्री को शेयर करती हैं, वो है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये स्टेट्स हैं। उसके बाद द ओनली प्रोविंस ऑफ इंडियन टचिंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख थ्रू गिलगित बल्तिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब अफगानिस्तान से अगर बात की जाए तो सिर्फ एक वाहिद प्रोविंस है अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ जो है बाउंड्री बनाता है, जिसको कहा जाता है जो है लद्दाख, हमारी यूनियन टेरिटरी, और वो भी किस हिस्से से, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, उससे वो बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद द इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विद चाइना और अब चाइना के साथ कौन सी स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करती है, वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और एक यूटी है जिसका नाम है लद्दाख। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट की हुई है मैंने, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। चाइना के साथ एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स है, और जो यूटी हमारी लद्दाख है, ये शेयर करती है चाइना के साथ।
द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम टचेस द फ्रंटियर ऑफ म्यांमार इन द नॉर्थ ईस्ट। और म्यांमार के साथ अगर बात की जाए तो वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। उसके बाद अगर इंडो बांग्लादेश यानी अगर बांग्लादेश कंट्री की बात की जाए तो कौन कौन सी स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान के ईस्ट में है। तो वह है मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये शेयर करती हैं बाउंड्रीज किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो यह बाउंड्री पॉइंट ऑफ व्यू, ये यहाँ पे भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार के अंदर है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कूल है लद्दाख के अंदर। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गोहर मोता या गोहर मोती गुजरात के अंदर है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कबीतू अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड चेक करना, क्योंकि ये तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मेनलैंड है कन्याकुमारी जो है 84 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तमिलनाडु के अंदर है। ये चीज आपने याद रखनी। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट सेम बट देयर डिस्टेंस इज अ बिट डिफरेंस ऑन लैंड because difference between their longitudes reduces towards poles while distance between two latitudes remains uniform। क्योंकि अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो उनके बीच के फर्क में, उनके बीच वाले फर्क में कोई भी फर्क नहीं आता, मींस वो सेम रहता है। अगर हम दो लैटिट्यूड्स पकड़ेंगे, एक इक्वेटर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और पूरे वर्ल्ड के ऊपर अगर देखोगे हर जगह पे उनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो जब पोल्स की तरफ ही जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल की बात की जाए या साउथ पोल की बात की जाए, तो उसका उनका जो डिस्टेंस है, दो लॉन्गिट्यूड्स के आपस का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। और उसका जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उनके बीच, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो आमतौर पर इक्वेटर के आसपास होता है। समझ गए बात को? इस वजह से यहाँ पे जो एक्सटेंशन है हमारी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में थोड़ा बहुत फर्क आता है इसकी वजह से, वरना हमारा जो हिंदुस्तान है वो क्वाड एंगुलर है, जो हमने पहले पढ़ा था। देयरफॉर द एक्सटेंशन ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज लेस इन कंपेयर टू नॉर्थ साउथ। इस तरीके से आप याद रखें, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 281 किलोमीटर विच इज लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड। Thus the mainland of India is quadrangular in shape। एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात की जाए वो 281 किलोमीटर है एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, इम्पैक्ट क्या पड़ता है जिसके तरह लैटिट्यूडनल, लेकिन लॉन्गिट्यूड की हम बात नहीं कर रहे हैं, लैटिट्यूड तो जिसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक लैटिट्यूडनल लाइन है, एक लैटिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन है जो हिंदुस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। ये दो पार्ट्स में वो हिंदुस्तान को डिवाइड करती है, एक है सॉदर्न पार्ट आता है, एक नॉर्थर्न पार्ट आता है। सॉदर्न पार्ट लाइज इन ट्रॉपिकल जोन एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन। ये भी चीज़ आपने याद रखनी, क्योंकि सॉदर्न पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरती है उसके नीचे साउथ वाला हिस्सा आता है तो उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, और उसके ऊपर मतलब नॉर्थ में जो हिस्सा आता है उसको सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। सो इंडिया इज एक्सटेंडेड बिटवीन जोन्स, टू जोन्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। इसलिए इंडिया की जो एक्सटेंशन है वो दो जोन्स में डिवाइडेड है, एक को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, एक को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ अ ईयर इंक्रीजेस एज वन मूव फ्रॉम southern latitude to northern latitude। जो डिफरेंस आता है किसका? ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डेज का, एक साल के अंदर वो इंक्रीज होता है किससे? सॉदर्न लैटिट्यूड और नॉर्दर्न लैटिट्यूड से। सॉदर्न लैटिट्यूड और नॉर्दर्न लैटिट्यूड से जो उसका फर्क आता है जैसे वो मूव करते हैं। There is a difference of 45 minutes between shortest day and the longest day in Kerala। अगर केरला की बात की जाए सबसे लंबे और सबसे छोटे दिनों के अंदर का अंतर जो है, जो फर्क है वो 45 मिनट का है। While a composite difference of 5 hours is found in Leh। उससे अगर हिसाब से बात की जाए तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डेज
में जो है वो 45 आवर्स का फ़र्क आता है हमारे लद्दाख के अंदर, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यूटी है हमारे हिंदुस्तान की। देखो यहाँ पे ये चीज़ों का फ़र्क आता है। ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव लेस अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, क्योंकि इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर पे ही सूरज घूमता है, और इक्वेटर से क्योंकि ये जो है वो बहुत नॉर्थ में है, क्योंकि दूर है बहुत ज़्यादा इक्वेटर से, और इस वजह से वो कम हीट और सन की रेज को रिसीव करता है, लेता है। एंड द क्लाइमेट इज कोल्डर देन सॉदर्न इंडिया, और सॉदर्न इंडिया से उसका क्लाइमेट जो थोड़ा कोल्ड, क्योंकि सॉदर्न इंडिया में इक्वेटर के पास हैं सॉदर्न स्टेट्स हमारी इंडिया की, तो उसमें जो है वो थोड़ा जो क्लाइमेट रहता है वो थोड़ा गर्म रहता है। और अगर नॉर्दर्न की बात की जाए वहाँ ठंडा रहता है, क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं वो पूरी तरह से पहुँच नहीं पाती। वी एज द सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली केरला और तमिलनाडु इज नियरली टू द इक्वेटर, ड्यू टू व्हिच इट रिसीव्स मोस्ट हीट फ्रॉम द सन, दिस रिजल्ट इन डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द कंट्री। फ्लोरा मतलब एनिमल्स में भी फर्क रहता है और प्लांट्स में भी फर्क रहता है। किसकी वजह से? सूरज की रेज को रिसीव करने की वजह से, क्योंकि इक्वेटर के आसपास वाली जो कंट्रीज़ हैं, जो हिंदुस्तान की जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा सूरज की रे रिसीव होती हैं। और हमारे जो है सूरज से मतलब इक्वेटर से दूर जो स्टेट हैं, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, लद्दाख की बात की जाए, हमारे पंजाब की बात की जाए, तो वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है, और अलग अलग किस्म के एनिमल्स पाए वहाँ पे जाते हैं, और अलग किस्म की एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं की जाती हैं इन जगहों पे। जिस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए, एप्पल यहाँ पे बनते हैं, वॉलनट्स वगैरह यहाँ पे बनते हैं, लेकिन अगर हम सॉदर्न स्टेट्स में जाएंगे तो इस किस्म की पैदावार वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है फ़र्क रहता है हमारी इस लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की वजह से। अगर हम इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात की जाए तो इससे क्या इम्पैक्ट रहता है, तो हमने इसमें के बारे में पहले पढ़ा था। जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है गुजरता है प्रयागराज से, तो 82 डिग्री एंड हाफ या 82 डिग्री 30 मिनट, या क्योंकि हाफ आता है क्योंकि 1 घंटे में 1 डिग्री जो है ये 15 डिग्री 1 घंटे में होती हैं, और यहाँ पे क्योंकि 30 मिनट या तो 22 एंड हाफ या तो 30 मिनट आपने लिखना है। ईस्ट longitude passes through मिर्जापुर, इलाहाबाद। दिस longitude is called Indian Standard Time, ये हमने पहले पढ़ा था। Indian Standard Time divides the country into 2 halves. It passes almost through the mid of the country. It passes through 5 states of the India. हाँ, ये भी आपने याद रखना है कि जो प्रयागराज से गुजरता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो किन किन स्टेट से गुजरता है, तो ये आपने याद रखने से पहले उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत हिस्सा, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश से। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये किन किन स्टेट से, तो याद रखो, अभी से याद करने की कोशिश करो। उत्तर प्रदेश जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट है, उसके बाद मध्य प्रदेश उसके नीचे वाली स्टेट जो दिल्ली के बिल्कुल पास में, उसके नॉर्थ साउथ में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इट इज़ जनरल understanding among the countries of the world to select a standard meridian in multiples of 7 degree and 30 minute east. Hence 82 degree and 30 minute has been selected as a standard meridian of time, यानी कि 70 डिग्री और 30 मिनट के मल्टीपल्स में होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, और 82.5 डिग्री। उसके बाद ड्यू टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज शूज सेम टाइम एवरीवेयर इन इंडिया। ड्यू टू किसकी वजह से? मैंने पहले आपको बोला कि 2 घंटे का फर्क रहता है ईस्ट और वेस्टर्न स्टेट्स में, लेकिन इस समस्या को खत्म करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खींचा गया, ताकि हर जगह पे हिंदुस्तान के अंदर टाइम बराबर रहे, सेम रहे। सनराइज इन द ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश 2 आवर अहेड ऑफ गुजरात का, मैंने आपको पहले बोला था, पहले मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। तो यहाँ पे चीज़ मेंशन की हुई है कि सूरज जो चढ़ता है सुबह ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के अंदर चढ़ता है, लेकिन वो 2 घंटे पहले चढ़ता है गुजरात से। ठीक है, तो 2 घंटे का फर्क रहता है ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर, और इसी फर्क को खत्म करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खींचा गया है। There is a 30 degree longitudinal difference between eastern point Kabitu Arunachal Pradesh and the western point Gormata Gujarat. So there is a difference of 2 hours. 30 डिग्री, तो मैंने बोला ना 15 डिग्री में 1 घंटा आता है, तो 30 डिग्री में कितने आएंगे? 2 आवर्स आएंगे।
15 डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट्स का समय होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट्स का समय होता है? 4 डिग्री का। और 15 डिग्री की अगर बात की जाए तो 15 इंटू 4 आएगा 60, तो 1 आवर आएगा वहाँ पे। और अगर 30 डिग्री की बात की जाए तो 30 डिग्री में कितने मिनट्स आएंगे? 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स मीन्स वो कितने घंटे के बराबर आता है? 2 आवर्स के बराबर आता है। तो यहाँ पे भी इस चीज़ की यहाँ पे जिक्र किया हुआ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अ टाइम ऑब्जर्व थ्रू द इंडिया विच इज टाइम ऑफसेट हाफ UTC प्लस 15, क्योंकि जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? 5 आवर एंड 30 मिनट्स। इंडिया डज नॉट ऑब्जर्व डे लाइट सेविंग टाइम। डे लाइट सेविंग टाइम से इंडिया ऑब्जर्व नहीं करता है। आर सीजनल एडजस्टमेंट इन मिलिट्री एंड एविएशन टाइम IST इज डिजाइन्ड एज इको स्टार, इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि मिलिटेंसी और एविएशन में इसमें फ़र्क आएगा, इसकी वजह से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री एंड हाफ 30 डिग्री या 82 डिग्री 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वास्तव मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी। उसके बाद अर्थ रोटेट है 360 डिग्री रोटेट करती है कितने घंटे के अंदर? 24 आवर्स के अंदर। अगर यहाँ पे 24 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है और 360 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो उतने इस मिनट्स के बराबर आए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट्स होते हैं, 360 में अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे वो उतने मिनट्स का समय आएगा जितना 24 आवर्स है। सो इट टेक्स 4 मिनट टू मूव 1 डिग्री। यहाँ ये भी चीज़ का जिक्र किया है यहाँ पे। सो इट टेक्स 4 मिनट टू मूव 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसके बाद देयर आर सम कंट्रीज विच हैव लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ड्यू टू विच दे हैव मोर देन 1 स्टैंडर्ड मिल। जिस तरीके से रशिया की बात की जाए, क्योंकि उनकी जो एक्सटेंशन है नार्दर्न, ये इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंशन है वो बहुत लंबी है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है बहुत सारे गुजरते हैं उनकी कंट्रीज से। जैसे USA में 7 टाइम जोन है, मतलब 7 किस्म के जो है मेरिडियन ये इसके स्टैंडर्ड इंडियन ये स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरते हैं। उसके बाद रशिया में 11 स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कंट्री बोलो जिसमें सबसे ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरते हैं, तो वो है रशिया, क्योंकि एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ी कंट्री है रशिया है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि अगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री है तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन भी वहीं से गुजरते होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल ऑफ इंडिया आर डिमांडिंग न्यू टाइम जोन। उसे कहते हैं क्या? बागान टाइम जोन। और नॉर्थ ईस्टर्न, लेकिन कौन से? नॉर्थ और ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेट आते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये है। हाँ, उत्तर प्रदेश से ऊपर वाले जो स्टेट्स हैं, जो उत्तराखंड वगैरह ये जो स्टेट्स हैं ये आती हैं इसमें, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, नॉन ईस्टर्न स्टेट्स। उसके बाद डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक साइज भाई हिंदुस्तान का क्या है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, कितने नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा रैंक है, उसके बाद कितनी परसेंटेज है हमारी पॉपुलेशन की, उसके बाद इसमें हम किस स्टेट की या किस कंट्री की जो बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर होती है, कोस्ट लाइन वगैरह, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं इसी टॉपिक के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। तो और हम जानकारी लेना पसंद करेंगे आपके लिए, ठीक है। इससे कहते हैं इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 121 करोड़, मोर देन 121 करोड़ एज पर द सेंसस ऑफ 2011। क्योंकि अभी तक सेंसस हुई नहीं है तो हमने सेंसस जो है कौन सी यहाँ पे किस सेंसस के हिसाब से हमें चलना है, 2011 की सेंसस। एंड इंडिया होल्ड सेकंड पोजीशन इन द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो है हमारा हिंदुस्तान दूसरे नंबर में है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि एरिया के हिसाब से कितने नंबर पे था, 7 नंबर पे। सबसे बड़ी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया, ठीक है। तो इंडिया 7वें पोजीशन पे, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है, और सबसे पहले नंबर पे कौन है, वो है चाइना। जिस चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 17.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन लिव्स। हाँ, ये चाइना की यहाँ बात नहीं हुई, 17.5 जो है वो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की परसेंटेज अगर 100 है तो 17.5 जो है हमारे हिंदुस्तान में ही है लोग। उसके बाद बाउंड्री लाइन, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया।
ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ था, ज़्यादा पढ़ने की इसमें गुजरा क्योंकि गुजरात जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, ये भी हमने पढ़ा था 7516 वगैरह, ये भी है, ये चीज़ हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। द पेनिनसुलर पार्ट्स ऑफ द इंडिया इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। पेनिनसुलर पार्ट जो प्रोजेक्ट कहाँ की तरफ है, इंडियन ओशन की तरफ, क्योंकि नीचे से जो है वो ट्रायंगुलर शेप की एक कोने की तरह है, ठीक है, इस तरीके से वो नीचे की तरफ इंडियन ओशन की तरफ। डिवाइड्स इंडियन ओशन इनटू टू पार्ट, इंडियन ओशन को दो हिस्सों में क्या काटता है, जिसमें एक बे ऑफ बंगाल आता है, दूसरा अरेबियन सी। और पेनिनसुला मैंने आपको पहले भी बोला था, पेनिनसुला क्या चीज़ होती है, पेनिनसुला पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम तीन तरफ से जो पानी से घिरा उसको पेनिनसुला कहते हैं। उसके बाद ड्यू टू इट्स पेनिनसुलर शेप इंडिया इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ में इंडियन ओशन है, ठीक है। द इंडियन पेनिनसुला इज वाइड इन द नॉर्थ एंड हैज बीन ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ। 22 डिग्री नॉर्थ से क्या होता है, ये इसका स्लोप जो है वो पॉइंटेड हो जाता है, यानी इसकी जो विड्थ है वो कम होती है, और ऊपर से इसकी विड्थ जो है नॉर्थ से इसकी काफ़ी ज़्यादा विड्थ है, और उसके बाद नीचे जब आता है तो इसकी विड्थ जो है कम होती जाती है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया की जो है वो न्यू फोल्ड माउंटेन्स को हिमालय कहा जाता है। अगर नॉर्थ की बात की जाए, नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए या नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, तो वो किससे ढका हुआ है, न्यू फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन, इसको कहा जाता है हिमालयास। एट द सॉदर्न टिप द शेप ऑफ द इंडिया मेनलैंड इज चेंज्ड इनटू निस, इट इज कॉल्ड एज कुमारी निस और कन्याकुमारी विच इज नैरो टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत आसान है, ठीक है। नेस क्या चीज़ होती है, नेस नैरो पार्ट फ्रॉम द मेनलैंड टुवर्ड्स सी एंड सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड इज नोन एज नेस। इसको नेस कहा जाता है कि जो मेनलैंड का जो एक नैरो पार्ट होता है जिसके आसपास पानी होता है तीनों तरफ से, उसको जाता है नेस। उसके बाद कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो कोस्टल स्टेट्स कौन सी हैं, कोस्टल स्टेट्स आपने याद रखनी है, अंडमान निकोबार है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद लक्षद्वीप है, गोवा है, पुडुचेरी है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड जो कि ये मर्ज की हुई थी। तो ये चीज़ आपने की, इसका किलोमीटर के हिसाब से भी आपने देखना है कि कितनी जो कोस्टल लाइन जो है शेयर होती है, मतलब शेयर होती है किसके साथ, पानी के साथ। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये है जो चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी। यहाँ पे कोस्टल लाइन भी यहाँ पे दी हुई, देखो गुजरात किस जगह पे, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद कर्नाटका आता है, उसके बाद केरला आता है, तमिलनाडु आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 8 स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन जो है बनाती हैं किसके साथ, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है इस तरफ वेस्ट में आता है और यहाँ पे ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल। और यहाँ नीचे अगर बात की जाए साउथ में, तो यहाँ पे लक्षद्वीप के इस साइड नीचे, यहाँ पे जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु के नीचे बिल्कुल जो है इंडियन ओशन आता है। तो ये है मैप इन हमारे हिंदुस्तान का, ये है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन। आपने ये चीज़ें भी याद रखनी, ये भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो फिलहाल इतना ही। इंट्रोडक्शन में है एक और वीडियो मुझे लगता है बनेगी, इंट्रोडक्शन इंडियन इंडिया की बहुत सारी चीज़ें अभी हमने कवर नहीं की हुई हैं। तो अगली वीडियो के अंदर इससे ज़्यादा हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील हो रही है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत कोशिश की मैंने आप तक तमाम चीज़ें पहुंचाने, क्योंकि इनमें हाईलाइटेड चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने में भी काफ़ी समय लगता है इनको हाईलाइट करने में, उसके बाद इनको एक PDF में कन्वर्ट करने में। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि मेरी मेहनत का सिला तो मुझे मिलना चाहिए, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को बार बार मैं गुजारिश करता हूँ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद रहूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय।